हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे साथियों। हर्ष जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं लुसेंट को टारगेट करते हुए हिस्ट्री का जो सेशंस है उसे हम शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम कुछ साइंस के क्वेश्चंस, कुछ करंट के क्वेश्चंस और कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस सेक्शन बाय सेक्शन करके हम एक टेस्ट के माध्यम से हम इस वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। और आप भी उसे वन लाइनर के तौर पे देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, याद करते हुए जाएंगे। और नोट करना है तो नोट करते हुए भी चलें ताकि आपका नोट डाउन हो जाए। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो भी लगे आप उसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हिस्ट्री का और इतिहास के पहले प्रश्न की पहला क्वेश्चन ये है, प्राचीन ईरानी भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे? तो ये सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी भारत को सिंधु नदी से के नाम से जानते थे। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होता है, उसे इग्नोर करेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम धर्मग्रंथ वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो इसके वेद के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण देवपायन जी को जाना जाता है। भारत के सर्व प्राचीनतम धर्मग्रंथ वेद, और वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे देखिए, 4 वेदों को क्या कहा जाता है? ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसे संहिता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ये अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के परिच्छंदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसके लिए है? तो अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को कहा जाता था? तो इसे ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता था। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय को ईसा पूर्व और इसके बाद के समय को ईसवी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में गद और पद दोनों शामिल है? तो यजुर्वेद में गद और पद दोनों शामिल है। अगला प्रश्न है, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो उदात्री कहा जाता है सामवेद के पठनकर्ता को। अगला प्रश्न है, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है, और ये मौर्य वंश से विष्णु पुराण संबंधित है, और आंध्र सतवाहन वंश से मत्स्य पुराण संबंधित है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद। चाणक्य का लिखा अर्थशास्त्र कितने प्रकरणों में विभाजित है? तो ये 180 प्रकरण में विभाजित है और 15 अधिकरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। अगला प्रश्न देखिए कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। 518 ईसा पूर्व में भारत आया था। अगला प्रश्न है, संयुगन कौन सी ईस्वी में भारत आया था? तो 518 ईस्वी में संयुगन भारत आया था। अगला प्रश्न है, हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तारानाथ के द्वारा कंगयूर और तंगयूर की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष के जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष के जिक्र का अभिलेख में वर्णित है, हाथी गुफा में। अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ लेख किस काल से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला कैसी शैली थी? तो ये द्रविड़ शैली थी। दक्षिण भारत की द्रविड़ और उत्तर भारत की क्या थी? नागर शैली था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पंचायतन मंदिर का उदाहरण है? तो पंचायतन मंदिर का उदाहरण इसमें से सभी होगा। कदरिया महादेव, लिंगराज मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, सभी पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं।
अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे पहले इतिहास के 3 भाग में बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है? तो क्रिस्टोफर शेलिरस को इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता था ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को। और अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहते थे? तो हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता था, जो कि 8वें मंडल में वर्णित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं रचना की गई है? तो 250 इंद्र के लिए और अग्नि के लिए 200 रचनाएं ऋग्वेद के तहत की गई है। अगला प्रश्न देखिए, सामवेद में कितने सूक्त हैं? तो 1810 सामवेद में सूक्त हैं और सामवेद में संगीत का उल्लेखन है। संगीत के वेद को सामवेद कहा जाता है और अथर्ववेद में 731 मंत्र के उल्लेख हैं। अगला प्रश्न है, ऐतरेय और कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है, ऐतरेय और कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ। अगला प्रश्न है, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है? तो पंचविंश सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या 108 कही जाती है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद की संख्या है। वेदों को समझने के लिए कितनी वेदांग की रचना हुई है? तो 6 हुई है वेदांग। शिक्षा, कल्प, सूत्र, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग हैं। पुराण के रचयिता किसे माना जाता है? तो पुराण के रचयिता लोमहर्ष और उग्रसर्वा को पुराण के रचयिता कहा जाता है, माना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य का ही अन्य नाम चाणक्य है और विष्णुगुप्त है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था? तो टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी तहकीक ए हिंद के लेखक हैं। भारतीय पुरातत्व के पितामह किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो हुन आक्रमण की जानकारी का जो स्रोत है वो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त एरण अभिलेख से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ से गर्ताबास गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम से गड्ढाघर का होने का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से संबंधित है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितने हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं और इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है, जो कि ऋग्वेद में वर्णित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के अनुसार चतुर्वर्ण समाज को कितने वर्ण थे? तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और भुजा से क्षत्रिय और पैर से वैश्य और जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त के अनुसार वैश्य ब्रह्मा के जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं, वैश्य जंघा से और पैर से शूद्र। ठीक है। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, ठीक है, चरण से शूद्र और जंघा से वैश्य। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचलित
ग्रेगोरियन कैलेंडर किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वामनावतार के 3 पगों का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 पगों का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ रचना की गई है और इंद्र के लिए 250। देखिए सेक्शन बी में है, साइंस के कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के मात्रक होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जिसे मापने के लिए दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की परिमात्रक मोल। पदार्थ का एसआई मात्रक क्या है? मोल होता है। और घन कोण का स्टेरेडियन और समतल कोण का रेडियन होता है मात्रक। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक पद्धति में क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और सीजीएस में बल का एसआई मात्रक डाइन होता है, ठीक है। 10⁻18 को क्या कहते हैं? तो 10⁻18 को एक्सा कहते हैं। तो एक्सा, पेटा, टेरा और ये गीगा कहा जाता है कि 10⁻18 हो तो एक्सा, 10⁻15 होगा तो पेटा हो जाएगा, 10⁻12 हो तो टेरा हो जाएगा, 10⁻12 हो तो गीगा हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखते चलेंगे। अगला प्रश्न है, 10⁻12 को प्रतीक क्या है? टेरा क्या बोलते हैं? टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। गीगा को जी से डिनोट करते हैं, पेटा को पी से, ठीक है। अगला प्रश्न है, 10⁻3 को क्या कहते हैं? तो किलो कहते हैं। अगला प्रश्न है, 10⁻−15 का प्रतीक क्या है? तो एफ है, इसे फेमटो कहते हैं। 10⁻−6 को क्या कहा जाता है? तो ये माइक्रो कहा जाता है। और इसे 10⁻−9 नैनो। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होती है। अगला प्रश्न है, पुराने मात्रक कंपन प्रति सेकंड का नया नाम क्या है? तो हर्ट्ज होता है। और अगला प्रश्न है, घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो स्टेरेडियन होता है। घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। अगला प्रश्न है, कार्य के सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो अर्घ होता है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ कहलाता है। अगला प्रश्न है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? तो 10⁻5 डाइन होता है 1 न्यूटन के बराबर। अगला प्रश्न है, 10⁻−9 को क्या कहा जाता है? तो नैनो कहा जाता है। 10⁻−9 को नैनो। 10⁻−12 को पिको कहा जाता है। 10⁻−15 को फेमटो कहा जाता है। 10⁻−1 को डेसी कहा जाता है। 10⁻1 को क्या कहा जाता है? तो ये डेका कहा जाता है। अगला मिलान करने वाला प्रश्न है कि 10⁻−1 से डेसी कहते हैं, ठीक है। 10⁻−3 इसे मिली कहते हैं और 10⁻6 को मेगा कहा जाता है और 10⁻−18 को एटो कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? तो मात्रक कहा जाता है। किसी राशि को मापने की जो इकाई होती है, मानक होता है, उसे मात्रक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो 7 होती है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। देखिए सेक्शन सी में बायोलॉजी के प्रश्न है, ठीक है। सारे पोर्शन से क्वेश्चन आंसर हैं, वन लाइनर पे ध्यान देखते चलेंगे। बहुत ही अच्छा और लूसेंट को पूरे अच्छे तरीके से कवर किया गया है और 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से हम सारे वीडियो
लाने का प्रयास करेंगे और आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? तो ये मच्छर आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत में। अगला प्रश्न है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित की जाती है। धमनी के द्वारा प्रवाहित होती है शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला प्रश्न है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस होती है? तो हीलियम गुब्बारों को उड़ाने के लिए प्रयुक्त गैस होती है। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन होगा सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ। अगला प्रश्न है, अंतः ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन ये अंतः ज्वर के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली औषधि है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो ये कवक से होती है। ठीक है, एथलीट फुट रोग कवक से होती है। अगला प्रश्न है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रिफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेसिया है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM रेंटले ने सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में वैज्ञानिक के द्वारा अलग किया गया, WM स्टेनले के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ये देखिए कुछ जो कि स्टैटिस्टिक्स पॉइंट है जिसमें कि जितने भी प्रथम महिला और प्रथम पुरुष जो हुए हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, पहला महिला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव। तो स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव हैं। जितने भी प्रथम महिला से प्रश्न बनेंगे सारे अभी हम इस पर बताएंगे आपको। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्रमण्यम भारत की पहले महिला सांसद थी। किसी राज्य की विधानसभा की पहला महिला अध्यक्ष थी? तो श्री सन्नो देवी जो कि विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी हैं और IS अन्ना जॉर्ज हैं। भारत की प्रथम महिला IS अन्ना जॉर्ज और IPS किरण बेदी हैं। देखिए ये कुछ करंट क्वेश्चन हैं सेक्शन ई में, 5वां सेक्शन में, कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के हैं, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं जो कि 16वें क्रम के हैं। उपराष्ट्रपति हैं 14वें और 15वें क्रम के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल जी हैं राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी 17वें क्रम के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ओम बिरला लोकसभा के 17वें क्रम के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे आर्मी चीफ हैं। मनोज पांडे 29वें क्रम के हैं। और नौसेना के आर हरि कुमार हैं। और अगला प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान विपक्ष के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के वर्तमान विपक्ष के नेता हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार 25वें क्रम के जो है वो CVC हैं, मतलब कि सेंट्रल मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मिस्टेक हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इलेक्शन कमीशन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में महालेखा नियंत्रक कौन है? तो भारती दास महालेखा नियंत्रक हैं, वो जो कि 27वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न है, नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार हैं जो कि अभी 25वें क्रम के हैं। ठीक है, सेकंड CDS कौन है? अनिल चौहान है सेकंड CDS। ठीक है, और बिपिन रावत पहले CDS हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो PK मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। ठीक है, तो ये सारे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट के साथ साथ साइंस
बायोलॉजी और स्टैटिक्स क्वेश्चन जो कि प्रथम महिला से संबंधित जितने भी प्रथम महिला हुआ अभी तक रही हैं उनके बारे में बताया गया, और कुछ करंट का जो क्वेश्चन था वो भी हम अभी वर्तमान में कौन क्या है उसका भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंस है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एक के बाद एक सेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।